बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था वो है टाइप ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर कि सियासत की इकसाम कितनी है, सियासत की किस्में कितनी हैं, क्योंकि आजकल सियासी माहौल काफ़ी गर्म है, आप देख रहे हैं। तो अच्छा, सबसे पहले जी ये चीज़ समझ लें, सियासत की दो किस्में हैं जो मेरा नज़रिया है। एक होती है पावर पॉलिटिक्स और एक होती है आइडियल पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स क्या है? पावर पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लीडर क्या करता है कि इसमें काबा किबला दीन अमान कुछ भी नहीं होता। इसमें लीडर की एक ही प्रायोरिटी होती है, वो चाह रहा होता है कि किसी भी तरीके से मुझे सीट मिल जाए और मैं पावर में आ जाऊं। इस सियासत को बोलते हैं पावर पॉलिटिक्स। अच्छा, उसके मुकाबले में जो दूसरी सियासत है वो होती है आइडियल पॉलिटिक्स। ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आइडियल पॉलिटिक्स में ये होता है कि लीडर की तरजीहात अलग होती हैं। वो सीट के लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका एक अपना विजन होता है, वो अपना एक मंशूर होता है। जिस तरह के वेस्ट में भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सियासत थी वो आइडियल पॉलिटिक्स थी। और पावर पॉलिटिक्स बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद है, जो पावर पॉलिटिक्स है। अच्छा जी, इन दोनों पॉलिटिक्स में, एक है पावर पॉलिटिक्स, एक है आइडियल पॉलिटिक्स, इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ इंग्लिश में, और उर्दू में इसको बोलते हैं समझौता। इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो दोनों सियासत में होता है, आइडियल पॉलिटिक्स में भी होता है और पावर पॉलिटिक्स में भी होता है। अच्छा जी, इनमें पावर पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ अलग हैं, समझौता अलग किस्म का होता है। आइडियल पॉलिटिक्स में समझौता जो है वो अलग किस्म का होता है। पावर पॉलिटिक्स में लीडर समझौता जी किस तरह करता है? आपके पास आता है, आपके हाथ पकड़ता है, पाँव पकड़ता है, चादरें फेंक के, मिन्नतें करके, इलाके की कसम, इज़्ज़त की कसम, पार्टियां बदलता है। यानी लीडर जो है वो खलबाजियां, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो खलबाजियां मार रहा होता है। उसका कोई विजन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट के लिए कर रहा होता है। उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ एक ही सूरत में करता है कि किसी भी तरीके से मैं इलेक्शन जीत जाऊँ और मुझे सीट मिल जाए। इसका कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। आइडियल पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ किस वक्त करता है? वो ये चाह रहा होता है कि जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, जो मेरा नज़रिया है, वो चाह रहा होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ उस वक्त करेगा कि जिस वक्त उसको लगेगा कि मैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं और मेरा जो विजन है वो लॉ इम्प्लीमेंट। जैसे मेरा एक विजन था जॉब सेंटर का, मेरा क्या बल्कि पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है, बेरोज़गारी आप देख रहे हैं, जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के। तो इसको बोलते हैं जो है जी आइडियल पॉलिटिक्स। अब उस दिन मैं वीडियो भी एक देख रहा था, तो उस वक्त मैं इमरान साहब का, पीएम इमरान खान साहब की भी मैंने वीडियो देखी है, जिसमें वो कह रहे थे कि जी आप देखें जी, डेनमार्क का उन्होंने मिसाल दी है कि डेनमार्क में देखें जी, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें टॉप नंबर 1 पे डेनमार्क है और पाकिस्तान 129वें नंबर पे है, 147 में से वो बता रहे थे। डेनमार्क के बाद जी दूसरे नंबर पे मेरे नॉर्वे आ जाता है, फिर स्वीडन आ जाता है, फिर फिनलैंड आ जाता है, ये 4 है। मेरा भी एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या डेनमार्क में भी इलेक्शन इसी तरह होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं? मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन है, पीएम साहब से भी, कि जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, पुली नाली सड़क पे सियासत है, दुआ जनाजे पे सियासत है। देखिए जी, मैं हमेशा किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं हूँ। फिर उसके बाद इसके ऊपर आप किताबें पढ़ लें, अगर आपने नया फ़लसफ़ा पढ़ना है तो जॉन सी मैक्सवेल को मैं रेकमेंड करूँगा, उसने लीडरशिप के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। फिर अगर आपने जी पुराना फ़लसफ़ा पढ़ना चाहते हैं, बुक का नाम है दी प्रिंस, जो मैकली की किताब है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आप जो है उससे पीछे चले जाते हैं तो वो जो है क्या कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आ जाता है, उससे बाद सुकरात का है, हज़रत उमर फ़ारूक के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम, उसके बाद चाणक्य का टाइम आ जाता है। अच्छा, दी पावर पॉलिटिक्स जो है, जो पावर पॉलिटिक्स है, इसके आगे 3 इकसाम और है। अब पावर पॉलिटिक्स में आप कैसे आते हैं? एक उसकी किस्म ये है कि आप जो है, लीडर क्या करता है कि वो जो प्रिंस ने मैकले की जो किताब दी उसमें भी ये मेंशन है, ये बात कि वो कहता है कि पावर पॉलिटिक्स की आगे 3 किस्में हैं। पहली किस्म ये होती है कि लीडर क्या करता है जी, कि वो अपना खौफ यानी फतवात, तलवार के ज़ोर पे, असले की दम पे वो अपना जो है ना, क्या कहते हैं, अपनी हुकूमत कायम करता है, वो पावर में आता है। जिस तरह चंगेज़ खान का वो बताता है कि उस लीडर की पॉलिटिक्स में ये होता है कि वो क्या करता है कि जी, वो लोगों के दिलों में जो खौफ होता है वो उसकी ताकत होती है। वो चाहता है लोगों के दिलों में खौफ रहे, वो खौफ की सियासत करता है, जिस तरह चंगेज़ खान ने की थी। दूसरे नंबर पे जो पावर पॉलिटिक्स की जो अगली किस्म है वो होती है ख़ानदानी पॉलिटिक्स, यानी जो आपको विरासत में मिली है, आपके आबो इजाद से ये चलता आ रहा है। कोई आपके आबो इजाद में परदादा जो थे, सीएम थे, पीएम थे, या जो भी थे,
तो वो आपको दादा से वालद, वालद से पोते तक ये चलता आता है। इसको बोलते हैं फैमिली पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है कि लीडर की तरजीहात क्या होती है, वो ये चाह रहा होता है कि जो हमारा कल्चर चलता आ रहा है वो ही चलता रहे, जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, जो हमारे रस्म और रिवाज हैं जो चलते आ रहे हैं, वो जिस तरह चल रहे हैं वो इसी तरह चलते रहे। तो उसको पता होता है ये, अगर वो ज़्यादा उसकी फोकस, उसकी ताकत किस में होती है कि जी ये रस्म और रिवाज, ये तरीका, तौर तरीके, जिसको हिंदू परंपरा भी वर्ड एक यूज़ करते हैं, तो वो अगर चलता है तो उसको पता होता है ये उसकी ताकत होती है। उसको पता है ये चलेगा फिर मैं दोबारा सेलेक्ट कर दूंगा। तीसरी इसकी पावर पॉलिटिक्स की जो किस्म है वो बड़ा आसान होता है, वो रिलीजन का कार्ड होता है, जिसमें आप रिलीजन का सहारा लेते हैं, मजहब का खेलते हैं। जिस तरह आपके इंडिया में नरेंद्र मोदी ने किया है कि वो रिलीजन का कार्ड खेलते हैं। उसको पता होता है मेजॉरिटी में हिंदू ज़्यादा है, तो मैं हिंदुइज्म का नारा लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है हिंदुओं की वोट अगर मुझे मिल जाती है तो वो मैं जो है विन कर जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, तीसरी जो वो होती है वो रिलीजन का सहारा लेते हैं। अच्छा, इसके मुतरादफ जो आपकी आइडियल पॉलिटिक्स है, इसमें लीडर बिल्कुल अलग सोच रहा होता है। ये इसके ऊपर जॉन सी मैक्सवेल ने 15 किताबें लिखी हैं। लीडर ये सोचता है कि, फिर उसमें बताता है कि बड़ा लीडर वो होता है जो लीडरशिप नहीं बल्कि लीडरशिप के फार्मूले पे यकीन रखते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, बल्कि वो लीडर खुद नहीं बन रहे थे बल्कि उन्होंने लीडर बनाए हैं। जो 1.5 लाख सहाबा कराम थे वो सारे लीडर बन गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। ठीक है ना जी। तो बड़ा लीडर का विजन भी बड़ा होता है, छोटा लीडर का विजन भी एक महदूद सा होता है। लीडर हमेशा आइडियल होता है, वो इनोवेटिव होता है, वो नया आइडिया दे रहा होता है, नई चीज़ सोच रहा होता है। जो दूसरा लीडर होता है वो बड़ा महदूद सा सोच रहा होता है। और इसके अलावा मैं अभी क्योंकि पाकिस्तान पे मैं बात करना चाहूँ, मेरी हमेशा जो खिलाफ था, मैं इस पैटर्न के खिलाफ था जो इलेक्शन आप जिस पैटर्न से करते हैं। क्योंकि ये बेस देखिए, आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए कि जब तक आप पैसे लगा के इलेक्शन कर रहे हैं ना जी, आप लीडर पे भी ये ब्लेम नहीं कर सकते। करप्शन करना उसकी मजबूरी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप 10 करोड़ रुपया, ज़रा सा आप अपने आप को रखें, 10 करोड़ रुपया लगा के आप MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, या जो भी आपको सीट मिलती है, तो क्या आप ये पैसे पूरे नहीं करेंगे? मैं अपने आप को रखता हूँ, क्या मैं ये पैसे पूरे नहीं करूँगा? फिर आप जो इलाके में जो होता है, हमारा होता क्या है, पूरे पाकिस्तान का यही पैटर्न है तकरीबन, कोई इतना खास फर्क मुझे, पावर पॉलिटिक्स है यहाँ पे। तो वो क्या होता है, दुआ जनाजे पे वोट है जी, ये मेरा कज़न है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे इलाके का बंदा है, हमारी इज्जत का सवाल है, लोग झगड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना जी, यानी गांधी गांध है, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कोई इतना उसका आइडिया तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों, वो जी हमारी इज्जत, हम जीत गए तो ये ठीक है, हमारी इज्जत बन गई, हार गए तो बस थी, हम जलील हो गए। इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट का इंतखाब करते हैं और हम लोग उसको असम्बली में भेजते हैं, जिसको जॉन सी मैक्सवेल बोलता है बड़ा लीडर जो होता है वो पैटर्न को देख रहा होता है, छोटा लीडर टारगेट पे नजर रखता है, बड़ा लीडर जो होता है वो उसके प्रोसीजर पे नजर रखता है कि किस प्रोसीजर के तहत आप लोग उसका इंतखाब करें। फिर क्या होता है कि हम लोग जो है उसको असम्बली में भेजते हैं। पहले आप इस प्रोसीजर को जरा सा समझें। जिस वक्त आप असम्बली में उसको भेजते हैं, होता ही है कि अब वो तो जी विजन वाला बंदा तो नहीं है, वो तो पैसे की बेस पे आपने उसको असम्बली में भेजा है। जिस वक्त वो असम्बली में जाता है, वहाँ पे भी फिर एक समझ लें कि वहाँ पे फिर उनको वजारतें मिलती हैं, और हर कैंडिडेट की ये कोशिश होती है कि मुझे वो वजारत मिले कि जिससे मैं पैसे बना सकूं। उसका मकसद होता ही नहीं है कि जी मैं अवाम की खिदमत का, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि एक आदमी पैसे लगा गया तो वो खिदमत कैसे कर सकता है। फिर क्या होता है कि वो उसके बाद उसको पोस्ट मिलती है, फिर आपके सामने फिर वजीर हेल्थ बनता है, तो पता चलता है उसकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है। वजीर दफा सोया होता है, वजीर ज़राअत कभी ज़मीन के पास से नहीं गुजरा हुआ, वजीर कानून, ये ट्रेलर आपने अभी कुछ दिन पहले जो ड्रामा देखा है कि अदालत फैसला कर रही है कि जी बाई लॉ 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, तो वजीर कानून कहता मैं तो जजेस को ही नहीं मानता। क्यों, वो खुद कानून को मतलूब था, आपने उसको वजीर कानून बना दिया। ये पूरा पैटर्न आप जरा से समझें, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होता, इसके नीचे पूरी एक टीम है। जिस तरह वजीर कानून है, उसके नीचे लॉ एंड ऑर्डर है, वजीर हेल्थ है, उसकी नीचे पूरी हेल्थ का डिपार्टमेंट है। अगर हेल्थ वाला वो उस प्रोफेशनल के लिए बना नहीं है तो वो क्या होगा, वो हेल्थ का डिपार्टमेंट सारा डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह पूरा इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस आ रहा है वो हमारी माशियात है। आप यकीन करें कि जी हालात पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी तो सिक्योरिटी रिस्क पे ये जा रहा है जिस तरह इसको मैं देख रहा हूँ। क्योंकि ये क्या होता है, जिस वक्त आपने 10 करोड़ लगाया, मैंने 30 करोड़ पूरा करना है, जिसने 30 लगाया उसने 90 पूरे करने हैं। ये पूरा सिस्टम ही पैसे, अब मुझे तो ऐसे लगने लग गया ये सिस्टम जो है ये सिर्फ 400 खानदान के लिए बना हुआ है। 95,000 लोग हैं, इनको फैसिलिटेट होते हैं ये लोग, बाकी को तो कुछ मिलता ही नहीं है। उस असम्बलीज में फिर इनको मुख्तलिफ ये प्रोफेशनल देते हैं, उस फील्ड में वो प्रोफेशन में होता नहीं है।
अभी जी मैं आज मेरी वीडियो बनाने का भी यही मकसद था कि देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए कोई बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस पैटर्न को स्टॉप करें। ये तरीका, आप किसको वोट देते हैं इसमें मुझे कोई नहीं है, आपकी मर्जी, आप जिसको दें, लीडर का आप विजन चेक करें कि वो किस तरीके से आपको उसके पास माशी प्लान क्या है, उसके पास हेल्थ के लिए क्या पॉलिसी है, उसके पास तालीम की पॉलिसी क्या है। जलील करना मेरा तो किसी को मकसद है नहीं है। तो आप इस चीज़ को देखें और जिसकी पॉलिसी अच्छी है आप उसको वोट कर दें। तो अभी जो मैं देख रहा था कि जी मैं क्यों फाइनेंस पॉलिसी बार बार बता रहा हूँ कि मुझे पता है ये मैं ओपन छोड़ा हूँ पाकिस्तान के लिए। कोई भी बंदा अगर इसको विलिंग है, जो कैंडिडेट है उसके पास अगर माशी पॉलिसी उसको नहीं पता तो वो इसको भी कॉपी कर सकता है। अगर उसके पास इससे अच्छा है तो उसको फॉलो करे, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको फिर एक दफ़ा यही कहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इन्वेस्टमेंट करे प्लीज़ उसको स्टॉप करें। ये आपके लिए कह रहा हूँ। अभी वहाँ पे हालात जिस तरह बन रहे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए भी, आप देख रहे हैं आटे की लाइनें लगी हुई हैं। फिर जी हमारे पीएम साहब कहते हैं जी डेनमार्क को देखें, जी डेनमार्क में जी वहाँ पे देखें लॉ एंड ऑर्डर कैसे है। डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर पार्ट टाइम टैक्सी चलाता है, वहाँ पे लोग पार्ट टाइम जॉबें कर रहे हैं। HSBC में ये टोनी ब्लेयर काम करता है, वहाँ पे लोग नौकरियाँ करते हैं। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी भी आ जाता है वो भी 18 गाड़ियों में आता है। बाहर निकल के वो जी आटे की लंबी लाइन लगी हुई है, वो कहता है जी देखें जी मैं अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ। और नीचे पब्लिक जो है वो भी नारे लगाती है कि जी वाह बड़ी खिदमत हो रही है। तो अगर आप इस मुल्क के साथ इतनी अगर मुखलस हैं, वो कैंडिडेट अगर इतनी मुखलस हैं, तो उनका काम बनता है कि वो गाड़ियों को बेचें, एक मुनासिब सी गाड़ी रख लें, वो पैसा जो है आप लोगों की माशियात पे लगाएं जो इस वक्त गुरबत का जो आलम है। तो मैं जी दोबारा ये जॉब सेंटर के बारे में बताना चाह रहा था। तो इसमें यह है जी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हर पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल में आप जॉब सेंटर बनाएं। इस वक्त बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, ठीक है ना जी। जिस बंदे को जॉब चाहिए वो भी वहाँ पे आए, जिस बंदे को कोई आदमी चाहिए, मतलब मुझे कोई मुलाजिम चाहिए, तो वो भी वहाँ पे आए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इसमें ऐप बना लें, आपकी मर्जी। इसमें आप वेबसाइट्स का भी यूज़, जिस तरह सिटीजन पोर्टल है, आप इसमें एक ऑप्शन ये भी डाल सकते हैं। तो आप इस तरह करें। फिर उसके बाद जिस बंदे को जॉब मिल जाती है, 100 में से एक बंदे को जॉब मिलनी है, बाकियों को तो मिलनी नहीं है। तो बाकी जो 99% जो लोग हैं उनको आप जो है स्किल्ड दें, हुनर दें। उसके बाद जैसे मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो वो स्किल्ड और इन्वेस्टर को आपस में मिलाएं। इसमें क्या होगा, एक बिजनेस क्रिएट होगा, ठीक है जी। और ओवरसीज से भी, क्यों पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि जो वहाँ पे बिजनेस है उनका सर्कल आपस में रुक रहा है, ठीक है जी। फिर ओवरसीज़ का भी ये काम बनता है कि हम लोग सब उसमें कंट्रीब्यूशन करें। जैसे मेरे पास स्किल का कोई बंदा तैयार है, मुझे साउथ अफ्रीका में बंदा चाहिए, मुझे यूरोप के लिए कोई बंदा चाहिए, हम उसको लीगल वे बताएं कि किस तरीके से आप लीगल तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हम बदकिस्मती से लोकल जॉब्स पे अभी हम इतना डिपेंड नहीं कर सकते कि जो है ना, हम, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद जो हम लोग पैसे सड़कों नालियों रोडों पे लगाते हैं, बजाय इसके सड़कों नालियों पे लगाने की बजाय हम लोग सोलर्स की प्लेट्स दें, लोकल शॉपों को भी सोलर्स की प्लेट दें, ताकि वहाँ पे लोड शेडिंग ख़त्म हो। कोरोना के टाइम मैंने PTI की गवर्नमेंट को ख़त भी लिखा था कि आप जो ग्रांट दे रहे हैं 10,000 रुपया फी घर को दे रहे हैं, इसकी बजाय चावल या आटा या चीनी ये तो लोग खा जाएंगे, तो बेहतर है इसकी जगह सोलर्स की प्लेट दे दें, ताकि हमारा एनर्जी का बुरान ख़त्म हो, लोगों की माशियत उठे, जो ओवरसीज़ में जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकें। और इसके अलावा जी मैं एक आइडिया आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इस वक्त बड़ी यूरोप में भी इसकी बड़ी डिमांड है, वो है ई कॉमर्स। ये होता है कि जी जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरी जैकेट है, मैं इसको बाहर बेचना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ये नेट पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त अमेज़ॉन पूरी दुनिया में मौजूद है। अमेज़ॉन, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इस वक्त अमेज़ॉन ना हो। यूके में इस वक्त तकरीबन 14,000 वेबसाइट्स काम कर रही हैं, अमेरिका में 18,000 वेबसाइट हैं, ऑस्ट्रेलिया में 21,000 वेबसाइट हैं, नॉर्वे में 4,000 वेबसाइट है। पाकिस्तानी आपके सबसे ज़्यादा जो है सऊदी अरेबिया में 35 लाख हैं, 18 लाख दुबई में है, 12 लाख यूके में है, तो अमेरिका में 8 लाख हैं। इस तरह फ्रांस में 1,75,000 हैं, 1,90,000 इटली में है, नॉर्वे में तकरीबन 75,000 पाकिस्तानी है, जापान में तकरीबन 65,000 है। इन सब में ये होगा कि जिस वक्त हम ई कॉमर्स का करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट लेके अपनी चीज़ें बाहर भेज सकेंगे। इसमें क्या होगा, हमें रेमिटेंस और आएगी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। इसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर एक बंदा जिस तरह अगर बाहर से पाकिस्तान से चीज़ें बाहर बेच रहा है, तो ये कोई वहाँ पे ये जैकेट कितनी की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 7,000 8,000 की होगी। वो ही अगर यहाँ पे अगर 100 पाउंड की भी बेचता है तो 35,000 रुपया, यानी एक जैकेट में उसको 20,000 22,000 रुपया बचत हो जाती है।
अगर $200 या 200 पाउंड ही अगर नॉर्मली वो कमा लेता है, या 300 पाउंड वो कमा लेता है, तो पाकिस्तानी 70-80 हज़ार रुपया बन रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसकी माशी आप हेल्प भी कर देंगे, इस तरह आपकी माशियत भी ठीक हो जाएगी। और इसमें देखिए हमेशा टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर टैक्स होता है। अब इनकम एक बंदे की है ही नहीं, आप उसके ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो खुदकशी करेगा फिर। तो इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो आप इसके ऊपर देखें, ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई भी फायदा नहीं, यहाँ पे मैं आके वीडियो बनाता हूँ, अपना टाइम ज़ाया करता हूँ, मुझे तो सब कुछ मिला हुआ है, तो मैं तो आपके लिए सोच रहा हूँ। तो बड़ा लीडर हमेशा लीडर पैदा करता है, लीडर बनाता है, वो सीट पे कब्जा नहीं करता। तो अल्लाह हम सबको जो है जी सच बोलने और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे, और हमें दुआ गूँ कि हम लोगों में जुर्रत भी हो कि हम लोग इस पे प्रैक्टिकल भी कुछ कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।